हेलो स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ममता बिश्नोई यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जो आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है, जिसके अंदर हम जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, कितने तरह के एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एंटरप्रेन्योर के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। अब बात आती है उद्यमिता की, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप। जो एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा जो एक अ, उद्यम जो है वो स्थापित किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उद्यमिता कहते हैं। उद्यमिता शब्द का सीधा सा अर्थ है किसी भी व्यवसाय का सृजन करना और उसे शुरू करना, यानी कि किसी भी व्यवसाय को का सृजन करना या फिर उसको शुरू करना। इसका मतलब क्या है? उद्यमिता। यह किसी विचार को व्यवसायिक अवसरों में बदलने की एक प्रक्रिया है। यानी कि हमारे माइंड में कोई ऐसा विचार आता है कि जैसे मान लो, अगर हम बात करें, मान लो किसी को जो है अचार अच्छा बनाना आता है, उसमें ये क्वालिटी है कि वो अच्छा अचार बना सकता है या बना सकती है। उसके दिमाग में आइडिया आएगा कि क्यों ना मैं इसको एक व्यवसाय के रूप में बदल दूं, और फिर वो उस चीज का जो है वो व्यवसाय करना शुरू कर देता है, बिजनेस करना शुरू कर देता है, और फिर एक दिन उसका ब्रांड नेम बन जाता है। तो ये क्या है? उद्यमिता है। यानी कि एक विचार आया, उस विचार को किस में बदल दिया? व्यवसायिक अवसर में बदल दिया। तो ये जो प्रक्रिया थी इसको हम क्या कहेंगे? उद्यमिता कहेंगे। तो उद्यमिता के लिए आपके माइंड में पहली बात तो ये कि कोई आइडिया होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि आपको उस आइडिया के अकॉर्डिंग जो है प्लानिंग करके उस पर आपको वर्क करना चाहिए। परिभाषा की अगर हम बात करें तो मसलमैन और जैक्सन के शब्दों में उद्यमिता किसी व्यवसाय को शुरू करने और उसे सफल बनाने के लिए समय, धन और प्रयासों का निवेश करने और जोखिम उठाने की प्रक्रिया है। अगर हम बात करें परिभाषा की, तो मसलमैन और जैक्सन ने क्या कहा है कि उद्यमिता क्या है? किसी भी व्यवसाय को शुरू करना, फिर उसको सफल बनाना, और सफल बनाने के लिए उसमें समय और धन का निवेश करना और जोखिम उठाने की प्रक्रिया। क्योंकि अगर आप कोई काम करेंगे, कोई भी व्यवसाय करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि आपको 100% उसमें फायदा ही हो। कई बार नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो जोखिम उठाने की प्रक्रिया भी इसके अंदर शामिल होती है, उद्यमिता के अंदर। नेक्स्ट है उद्यमिता के तत्व। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं उद्यमिता के? तो सबसे पहले आता है नवाचार, इनोवेशन। किसी आविष्कार को व्यवसायिक रूप देने की प्रक्रिया ही नवाचार है। मान लो आप कुछ भी नया सोचते हैं, कुछ भी आपके मन में नया विचार आता है, और फिर उसको आप व्यवसायिक रूप में परिवर्तित परिवर्तित कर देते हो, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? नवाचार कहेंगे। सरल शब्दों में व्यवसायिक गतिविधियों में नवीनता निम्नलिखित में से किसी एक या इनके संयोजन का रूप ले सकती है। जैसे कोई भी नया उत्पाद हो सकता है, उत्पादन के नए तरीके हो सकते हैं। मान लो कोई उत्पाद बन रहा है लेकिन उसको हम नए तरीके से बनाएं। नया बाजार हो सकता है, कच्चे माल के नए स्रोत हो सकते हैं, और संगठन के नए स्वरूप हो सकते हैं। इनमें से कुछ भी हो सकता है, वो सारा किस में आ जाएगा? आपका नवाचार के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रेरणा। सेकंड जो एलिमेंट है वो है प्रेरणा। आपके पास नवाचार है, यानी कि आपके पास कोई आइडिया है, कोई उत्पाद है, कुछ भी आपके पास नया है, जिसको आप क्या करना चाहते हो? आप उसको व्यवसायिक तरीके में बदलना चाहते हो। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको प्रेरणा भी चाहिए। जो प्रेरणा शब्द है वो मोटिव या लक्ष्य से आया है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति के भीतर किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। यानी कि मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन की अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि आपके अंदर मोटिवेशन है कि आपको क्या करना है? आपको आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम क्रैक करना है और आपको स्कूल लेक्चरर बनना है। आपके पास लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तो वो क्या है? आपकी प्रेरणा है, आपका मोटिवेशन है। अगर आप मोटिवेटेड है तब आप अपना लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है जोखिम उठाना। जब भी हम एंटरप्रेन्योर की बात करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे, रिस्क टेकिंग जो है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण एलिमेंट माना जाता है, जो आपको हर बार देखने को मिलेगा।
जोखिम उठाने का अर्थ है ऐसी परिस्थितियों में निर्णय लेना जहां किसी विशेष कार्य का प्रतिफल तो ज्ञात होता है लेकिन उस घटना के घटित होने की संभावना अनिश्चित होती है। यानी कि हमें ये तो पता होता है कि कोई भी विशेष कार्य है उसका कुछ तो प्रतिफल मिलेगा, लेकिन वो जो घटना है वो कब घटित हो जाएगी उसकी जो संभावना है वो अनिश्चित होती है। कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है और उस कंडीशन में हमें निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। अगला एलिमेंट है संगठन निर्माण। हार्विसन के अनुसार उद्यमिता का अर्थ है एक संगठन बनाने का कौशल। ऐसे तो है नहीं कि कोई अकेला आदमी ही कोई उद्यम खड़ा कर सकता है, नहीं। अकेला आदमी अपना विचार जो है उसके माध्यम से अपनी प्लानिंग कर सकता है, लेकिन अगर बात करें उद्यमिता की, एक एंटरप्रेन्योरशिप की, तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। और जब हम उन सारी चीजों को साथ में लेकर के, सारी चीजों से हम जब साथ में मिल करके जब हम काम करते हैं, तब एक क्या बनता है, संगठन बनता है, ऑर्गेनाइजेशन बनता है, और तभी वास्तव में जो उद्यमिता है वो मानी जाती है। औद्योगिक विकास के लिए संगठन निर्माण की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। मान लो कोई भी औद्योगिक विकास है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, संगठन निर्माण। संगठन निर्माण का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है या जो भी हमें रिसोर्सेज चाहिए उनको हम इकट्ठा करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। इस कौशल का तात्पर्य है स्वयं को कई गुना बढ़ाने की क्षमता, जो दूसरों को प्रभावी ढंग से जिम्मेदारियां सौंपकर हासिल की जाती है। यानी कि हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जो हमारे पास मेन पावर है, उनको हम अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके हम जो हमारा लक्ष्य है, हमारा जो काम है उसको करेंगे। यही क्या है, संगठन निर्माण कहलाता है। अगला है उद्यमिता के आयाम। सबसे पहले रणनीतिक अभिविन्यास। उद्यमी की पारंपरिक परिभाषा में उद्यमिता का यह पहला आयाम है। अगर हम बात करें उद्यमिता के आयाम की, तो सबसे पहला है रणनीतिक अभिविन्यास, जिसमें ये जो आयाम है ये उद्यमिता का पहला आयाम माना जाता है, जिसका मतलब है जिसे अवसरों को भुनाने की क्षमता के रूप में देखा जाता है। यानी कि ये क्या होता है, अधिक रचनात्मक होता है, नया होता है और अधिक अनुकूल तरीके से कार्य करने की क्षमता होती है, यानी कि रणनीति बनाना। अगला आयाम है आपके अवसर के प्रति प्रतिबद्धता। मान लो आपको कोई अवसर मिला है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप उसके प्रति क्या रहे, प्रतिबद्ध रहे। जब आप प्रतिबद्ध रहेंगे तभी वो अपॉर्चुनिटी आप हासिल कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं तो मैं एग्जाम्पल आपको आपका ही दूंगी कि आप अब स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप स्कूल लेक्चरर की पोस्ट को हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा। जब आप प्रतिबद्ध रहेंगे तभी आप इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। यह एक दूसरा आयाम है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उद्यमी की परिभाषा केवल रचनात्मकता या नवोन्मेषी के रूप में देना पर्याप्त नहीं है, उन्हें स्वयं अवसरों का सृजन करना चाहिए। सिर्फ रचनात्मक होना ही उद्यमिता नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ क्रिएटिविटी है, सिर्फ आप कुछ नए आइडियाज लेकर आते हैं, तो इसका मतलब आप उद्यमी नहीं है। क्योंकि उद्यमिता में जो आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन है उसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, और आपके पास जो है वो नए नए जो अवसर है उनको क्रिएट करना भी आपको आना चाहिए। कुछ लोग प्रॉब्लम में ही अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं, जबकि कुछ अपॉर्चुनिटी में भी प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो जो एक उद्यमी होता है वो प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखने वाला होता है, ना कि अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम देखने वाला। नेक्स्ट है संसाधनों के प्रति प्रतिबद्धता। संसाधन, जो भी हमारे पास न्यूनतम जो संसाधन होते हैं उनको, उनके प्रति भी हमारी क्या होनी चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जो एक उद्यमी होता है यह एक बहुस्तरीय प्रतिबद्धता है, जिसमें प्रत्येक महत्वपूर्ण चरण या किसी भी निर्णय बिंदु पर संसाधनों की न्यूनतम आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ पर जब एक उद्यमी जब काम करता है तो उसके पास उसको संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के अंदर संसाधनों के समूह को न्यूनतम करके अधिकतम मूल्य सृजित करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि संसाधन कितने होते हैं, न्यूनतम, लेकिन हमें क्या करना है, प्रोडक्शन कितना करना है, अधिकतम। यानी कि हमारे पास जो अवेलेबल संसाधन है उन्हीं संसाधनों का इस तरह से इस्तेमाल करना है कि हम अधिकतम जो प्रोडक्टिविटी है वो प्राप्त कर सके।
इस दौरान उत्पन्न होने वाले जोखिम को स्वीकार किया जाता है। अगला है संसाधन नियंत्रण, रिसोर्स कंट्रोल। इसका मुख्य आयाम संसाधनों पर नियंत्रण रखना है। उद्यमियों को संसाधनों का उपयोग कुशल तरीके से करना सीखना चाहिए। संसाधनों पर नियंत्रण का मतलब क्या है कि जो आपके संसाधन हैं उनको कंट्रोल करना, यानी कि आपके पास जितने भी संसाधन हैं उनको इस तरह से मैनेज करना कि आप अधिकतम जो है वो लाभ प्राप्त कर सकें। अगला है प्रबंधन संरचना। उद्यमियों को प्रबंधन पदानुक्रम तय करना चाहिए। प्रमोटर को इस प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि जब हम बात करते हैं उद्यमिता की या फिर हम किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो उसमें एक जो मैनेजमेंट हिरार्की जो है वो होनी चाहिए और जो प्रमोटर है उसको इस प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए जो मुख्य सिद्धांतों पर आधारित होती है। इस प्रणाली में संसाधनों के स्वामित्व और रोजगार के साथ साथ संबंधों के आधार पर व्यवस्था को एक पदानुक्रम के रूप में संगठित किया जाता है। यानी कि पद के अनुसार जो है वो व्यवस्था होनी चाहिए। जब भी हम किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं या फिर हम किसी भी उद्यमी की बात करते हैं, उद्यमिता की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो भी पद है तो पदों को इस तरह से क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए और ये जो चीज है वो एक उद्यमी के अंदर ये कौशल होना चाहिए। नेक्स्ट है इनाम का सिद्धांत। अंततः उद्यमी कंपनियां मुआवजे और इनाम के संबंध में एक अलग प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत अपनाती है। यहाँ पर जो भी उद्यमी कंपनियां होती है वो किस तरह से जो मुआवजा लेना है और किस तरह से जो इनाम है उनके लिए उनका अलग प्रशासनिक प्रबंधन होता है और हर व्यवसाय इस सिद्धांत का पालन करता है जिसका मुख्य उद्देश्य है मूल्यों का सृजन करना और उन्हें एकत्रित करना। अगला है उद्यमिता का महत्व या उद्यमिता के लाभ। जो उद्यमिता है उसका क्या महत्व है, क्या लाभ है। सबसे पहले प्रबंधकीय क्षमताओं का विकास करना। अगर मान लो किसी के अंदर प्रबंधकीय क्षमता है, किसी के अंदर मैनेजमेंट की कैपेसिटी है तो उसका विकास करना। यह प्रक्रिया एक उद्यमी के निर्णय लेने के कौशल को निखारने में मदद करती है। एक उद्यमी के द्वारा जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो उस कौशल को और ज्यादा निखारने का काम करती है उद्यमिता। इसके अलावा इन प्रबंधकीय क्षमताओं का उपयोग उद्यमी पुरानी तकनीकों और उत्पादों के स्थान पर नई तकनीकों और उत्पादों को बनाने में करते हैं। और जो प्रबंधकीय क्षमताएं होती है यानी कि किसी भी व्यक्ति में अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर मैनेजमेंट कैपेसिटी होती है, वो बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर लेते हैं। तो वो जो पुरानी तकनीकें हैं उनके आधार पर या पुराने उत्पादों के आधार पर जो नई तकनीकें और नए उत्पाद जो है वो बनाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर प्रदर्शन भी होता है। अगला है संगठनों का निर्माण करना। उद्यमिता के परिणाम स्वरूप संगठनों का निर्माण तब होता है जब उद्यमी भौतिक, मानवीय और वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करते हैं और उनको समन्वित करते हैं और उसके माध्यम से उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। यानी कि जो भी संगठन है उनको इकट्ठा करना, उनको एकत्रित करना और उनको इस तरह से मैनेज करना कि अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। अगला है जीवन स्तर में सुधार करना। उत्पादक संगठनों का निर्माण करके उद्यमिता समाज को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता करती है। जब भी हम कोई नए नए व्यवसाय करते हैं तो लोगों को नई नई जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं वो उपलब्ध होती है और जिसके आधार पर जो लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। तो थर्ड है आपका जीवन स्तर में सुधार करना। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के साधन। उद्यमिता में नए विचारों का सृजन और उनका उपयोग उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम उत्पादन करना होता है और प्रबंधकीय कौशल का विकास करना शामिल होता है और ये सभी कारक किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। एंटरप्रेन्योरशिप, हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी क्या बोल रही है कि आप क्या बनो, एंटरप्रेन्योरर बनो, यानी कि खुद का काम करो और लोगों को भी रोजगार दो, जिससे क्या होगा, किसी भी देश की आर्थिक विकास जो है वो होगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आर्थिक विकास करने में भी मदद करती है। और लास्ट में है आपके फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंटरप्रेन्योरशिप। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पर कारकों में आ जाते हैं आपके एजुकेशनल, लीगल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल, फाइनेंशियल, प्रोसीजरल, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, रैपिड चेंजेस, लार्ज साइज, R&D टेक्नोलॉजी,
स्टेक होल्डर्स और ग्लोबलाइजेशन। ये कुछ कारक है जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रभावित करते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप का। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जो ये कंटेंट है वो प्रोवाइड करवा दिया है। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है इसमें से जो क्वेश्चन है आपके संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं। मिलते हैं नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।